हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई समुच्चय जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने संग्रह के बारे में सुना है कि भाई अलग अलग प्रकार के संग्रह हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो बिल्कुल मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। फर्स्ट जो संग्रह मैंने लिखा है वो लिखा है 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। का संग्रह। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस संग्रह में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होंगी। देन आपका आंसर होगा कि सर इस संग्रह के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये संख्याएं सम्मिलित होंगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि स्टूडेंट क्या मेरा जो पर्सन है वो क्या हो सकते हैं, मैं आपसे पर्सन करता हूं, क्या 6 संग्रह में है, संग्रह में है। तो आप कहेंगे सर 6 निश्चित रूप से दिए गए संग्रह में है। तो आपका आंसर हुआ हाँ, बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न आपसे करता हूं, क्या 11 संग्रह में है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 11 इस दिए गए संग्रह में है। देन आप कहेंगे निश्चित तौर पे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल मना कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल मना कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो भाई हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी हम आपको समुच्चय का जो डेफिनेशन बताने वाले हैं ये उससे रिलेटेड है। दूसरा हमने लिख रखा है जो संग्रह, वो लिख रखा है भारत की नदियां। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की नदियों के संग्रह में आप कौन कौन सी नदियों को शामिल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम उसमें गंगा नदी को शामिल कर सकते हैं, उसमें यमुना को शामिल कर सकते हैं, सरस्वती, गोदावरी इत्यादि, इस प्रकार से बहुत सी नदियों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप नील नदी को भारत की नदियों के संग्रह में शामिल करेंगे, देन आप कहेंगे नहीं सर वो भारत की नदी नहीं है। बिल्कुल। थर्ड देख रही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो आपसे मैं पूछूं कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में किस किस को शामिल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ए, ई, आई, ओ, यू, बिल्कुल इन्हीं को हम शामिल करेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं क्या आप जेड को अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह में शामिल करेंगे, देन आप कहेंगे नहीं सर जेड जो है स्वर नहीं है वो व्यंजक है। तो स्टूडेंट जो हमारा समुच्चय का जो परिभाषा है वो इस संग्रह के ऊपर ही आधारित है। और वो क्या होता है जो हमने, देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए सुपरिभाषित का हमने क्या लिखा है, सुपरिभाषित का अर्थ है कि किसी संख्या या वस्तु के बारे में ये स्पष्ट रूप से पता हो कि जिस वस्तु और संख्या की हम बात कर रहे हैं वो दिए गए यानी प्रदत्त संग्रह में है या नहीं। तो बिल्कुल ये आसान डेफिनेशन है, कहीं पे भी आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जो दिया गया संग्रह तो ये है, ठीक है। पहली बात तो जो हमें जो संग्रह दिया जाए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। और सुपरिभाषित का मतलब यह है कि जिस भी संख्या, यहां पे हमने किस संख्या की चर्चा की, 6 की,
ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या या वस्तु इसको बोल सकते हैं। तो जिस संख्या और वस्तु के की हम चर्चा करें उसके बारे में ये स्पष्ट हो कि वो संख्या या वस्तु दिए गए यानी प्रदत्त संग्रह में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिखूंगा, यानी उनको देख के यानी एग्जांपल लिख दूं। ठीक है, एक एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूं। देखिए, सबसे ताकतवर जानवर। ठीक है भाई, मैंने लिखा सबसे ताकतवर जानवर। अब आपके दिमाग में आएगा, बोला सर सबसे ताकतवर तो हाथी है। कुछ लोग, ठीक है, कि भाई सबसे ताकतवर तो हाथी है। कुछ आप में से कह सकते हैं नहीं नहीं सर नहीं, सबसे ताकतवर शेर होता है सर। ठीक है, वो हाथी को भी मार डालता है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, सबसे ताकतवर चींटी होती है सर, वो काफी वजन जो है अपने से भारी वजन उसको भी लेके या घसीटते हुए चली जाती है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस हमें दे रखा है इसमें एक शब्द है ताकतवर। तो इस शब्द को जो हमें दे रखा है ताकतवर, इसको हम नाप नहीं सकते, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है भाई कि किस संदर्भ में ये ताकत को परिभाषित करना चाहता है। क्योंकि जानवरों में अगर हम बात करें, ऊंट है तो वो भी काफी वजन खींचता है, वो भी ताकतवर होता है। भैंसा आपने देखा, जंगली भैंसा कई दरमियान वो शेर को भी टक्कर दे देता है, शेर के भी यानी शेर को भी लड़ाई में मात दे देता है, तो वहां पे भी वो ज्यादा ताकतवर है। तो भाई ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसको हम ताकतवर माने और किसको नहीं माने। बिल्कुल, तो ऐसे जो सेंटेंस हैं या ऐसे जो संग्रह हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, उनको हम समुच्चय नहीं मान सकते। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे छोटा सा और ले लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। तो वो मैं लेता हूं, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं सबसे अच्छा क्रिकेटर। सबसे अच्छा क्रिकेटर, मैंने क्या लिखा, सबसे अच्छा क्रिकेटर। अब आप कहेंगे सर सबसे अच्छा क्रिकेटर तो है ना विराट कोहली है। अच्छा, कोच बच्चे कहेंगे नहीं सर क्रिस गेल शानदार है सर। अच्छा, फिर कोई कहेगा सर नहीं 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 सर ये नहीं, गांगुली अच्छा है सर। कुछ कहेंगे सुरेश रैना है, और कोई कहेगा नहीं सर सेनवोन जो है वो अच्छा है सर। तो भाई हम इस सेंटेंस के अंदर एक शब्द है अच्छा, तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि अच्छा का मतलब क्या है, ये किस प्रकार के क्रिकेटर को अच्छा मान रहा है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रिकेटर अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स पैमाना होना चाहिए किसी चीज को नापने का। अगर हम ऐसे बोले कि वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले, ठीक है, तो उनका जो है ग्राफ हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा इसने लगाए, उससे कम इसने लगाए, उससे कम इसने लगाए। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको हम समुच्चय के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे के लिए जो है फिक्स पैमाना नहीं है। मेरे लिए जो है, ठीक है, वो मोहम्मद अजरुद्दीन बेहतरीन हो सकता है, इरफान पठान बेहतरीन हो सकता है, क्रिस गेल बेहतरीन हो सकता है, दूसरे के लिए सुरेश रैना बेहतरीन हो सकता है, ठीक है, या सौरव गांगुली बेहतरीन हो सकता है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में सही आंसर क्या है। तो ठीक है, जो सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं होंगे उनको हम समुच्चय में इन्वॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अब हमें ये पता चल चुका है कि किस प्रकार के जो संग्रह होंगे उनको हम समुच्चय मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किस प्रकार के कुछ सेंटेंस जो होंगे वो समुच्चय ही नहीं होंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, सुपरिभाषित नहीं होंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो समुच्चय है उसको आप दर्शाएंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि समुच्चय को हम लोग जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। और आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अक्षर जो है यानी लेटर जो है ए से लेके जेड तक होते हैं। तो किसी से भी आप दर्शा सकते हैं समुच्चय को। आप किसी भी समुच्चय को, यानी समुच्चय है क्या, वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो जो संग्रह आपको दे रखा है उसको आप समुच्चय बोल रहे हैं, और उसे दर्शाने के लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी का भी कर सकते हैं और जेड का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, समुच्चय के अवयवों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि जो पहली बात तो समुच्चय जो है उसका अवयव क्या होगा, ये भी तो हमने अभी पढ़ा नहीं। बोला सर नहीं पढ़ा कि भाई हम किनको जो है समुच्चय के अवयव बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला जो संग्रह है हमने जो लिखा है 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल, ये हमारा कथन है यानी संग्रह। इसमें हम कौन कौन सी संख्याओं या वस्तुओं को शामिल करेंगे। बोला सर इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को शामिल करेंगे। तो जो संग्रह हमें दे रखा है उसमें जो वस्तुएं या संख्याएं सम्मिलित होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय के अवयव। क्या बोलेंगे, समुच्चय के अवयव। दूसरी बात जो है, समुच्चय के अवयव को हम लोग प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, वो प्रतीक क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये अवयव का प्रतीक चिन्ह है। और ये किसका है, अवयव का। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं अभी। जैसे हम लिखें कि भाई जो 6 है, क्या है, 6 अवयव है किसका, ये दिया गया संग्रह है इसका। तो अगर हम ये जो संग्रह हमें दे रखा है इसको अगर हम लोग ये मान लें कि ये किसी भी कैपिटल लेटर के बराबर मान लें, क्योंकि समुच्चय को हम लोग जो दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं ये जो संग्रह है या समुच्चय, इसको हमने कैपिटल लेटर ए से दर्शाया है। तो उस स्थिति में जो है 6 अवयव हो जाएगा किसका, ए का। और ए क्या है, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ऐसा हमने माना है। ठीक है भाई, इसको मैं ए के इक्वल लिख रहा हूं। अब ए के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको कर दिया, स्टार्ट में नहीं किया था क्योंकि मुझे समझाना था। अब बात आई अवयव की। जो भी संग्रह हमें दे रखा है उस संग्रह में जितनी भी संख्याएं या ठीक है वस्तुएं सम्मिलित होंगी उनको हम अवयव कहेंगे। अवयव का प्रतीक चिन्ह हमने लिख दिया। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कहा था 11 संग्रह में है, तो आपने कहा था नहीं। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 11 अवयव नहीं है किसका, संग्रह ए का या समुच्चय ए का। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अवयव नहीं। क्या पढ़ेंगे, ये जो प्रतीक चिन्ह है यह है अवयव नहीं, अवयव नहीं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 था कि समुच्चय के अवयवों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से या संख्याओं से दर्शा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे का जो चर्चा का बिंदु है वो ये है कि भाई समुच्चय जो है उसको हम जब भी लिखते हैं तो सदैव मंझले कोष्टक में लिखेंगे। भाई किस में लिखेंगे,
मंझले कोष्टक में लिखेंगे। बिल्कुल, ये बात हमें याद रखनी है। और जो समुच्चय के जो ये अवयव हैं हमें दे रखे, इनको हम पृथक पृथक करेंगे, किससे? कोमा से करेंगे। तो देखिए अब हम इसको लिख देते हैं, ये जो अवयव है इस संग्रह के लिए अवयव ये हैं, तो अब लगा दीजिए आप मंजिला कोष्टक, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि भाई समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग मंजिले कोष्टक में लिखेंगे और सभी अवयवों को कोमा द्वारा पृथक पृथक कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंबल यूज्ड इन सेट, कि जब भी हम समुच्चय का निरूपण करेंगे स्टूडेंट, तो कुछ सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो सिंबल्स कौन से हैं? बिल्कुल उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सिंबल्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, वो मैं लिख देता हूँ समुच्चय निरूपण में। फर्स्ट आपके यहाँ पे ये जो इस्तेमाल होगा, ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको 2 पॉइंट्स, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, आज तक आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, तो आप इसको अनुपात या रेशियो कहते थे। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो आप पढ़ोगे इस प्रकार, इसी प्रकार, और इंग्लिश में अगर बोलो तो सच दैट। ठीक है, इसके अलावा एक सिंबल ये इस्तेमाल होगा उल्टे ए जैसा, उल्टे ए जैसा, जिसको हम इंग्लिश में वेयर बोल सकते हैं, हिंदी में जहां। ठीक है, और ये हमने अभी अभी पढ़ा, इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट या अवयव। इसके अलावा इसको हम लोग बिलोंग्स टू भी बोलेंगे, बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अवयव होगा वो उस समुच्चय से क्या होगा? संबंधित होगा, जिसका वो अवयव होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, चलो हमारे पास लिखा ही पड़ा है कि जैसे बी सेट हमारे पास क्या है, ऊपर वाले एग्जांपल में बी है पॉइंट नंबर 3 में, और कितना है 3,4,5,6। समझ लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि भाई जो संख्या 3 है वो अवयव है किसकी? सेट बी की, यानी नंबर 3 जो है, संख्या 3, वो अवयव है किसका? सेट बी का। तो इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं कि 3 संबंधित है किससे? सेट बी से। संबंधित है इसका मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, संबंधित है तभी तो अवयव होगा, संबंधित ही नहीं होगा तो अवयव कैसे होगा? तो फिर से देख लीजिए, 3 संबंधित है किससे? बी से, अर्थात 3 अवयव किसका? बी का। क्लियर एवरीवन? इसके अलावा यहाँ पे एक सिंबल, इसको हमने पढ़ा, इसको अभी हमने पढ़ा, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट नहीं, अवयव नहीं, अवयव नहीं। अगर हम इसको इंग्लिश में रीड करें तो हम लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लिख दें यहाँ पे कि भाई जो 7 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, कि जो 7 है वो संबंधित नहीं है किससे? सेट बी से, क्योंकि जो 7 है वो अवयव ही नहीं है किसका? दिए गए समुच्चय का। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको।
तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं कि इसको आपको ये जो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं यानी रेशियो, जैसे इसे आप सच दैट या इस प्रकार पढ़ें, ये जो उल्टे ए का साइन दे रखा है इसे आप वेयर या जहां पढ़ें, इसे एलिमेंट या बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, एलिमेंट नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ें। ठीक है भाई, बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है कि सारणी जो हमारा समुच्चय है उसको हम निरूपित करेंगे, लिखेंगे। तो समुच्चय निरूपण की हमारे पास 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। पहली है समुच्चय निर्माण रूप और दूसरी है रोस्टर रूप। सबसे पहली बात, समुच्चय को कैपिटल लेटर से तो दोनों ही विधियों में हम दर्शाएंगे और हमने दर्शा भी रखा है। फिर दोनों ही जगह हमने समुच्चय को मंजिले कोष्ठक में लिख रखा है। डिफरेंस ये है कि रोस्टर रूप जो है उसके अंदर समुच्चय को एलिमेंट्स के रूप में लिखा जाता है और कोमा द्वारा पृथक पृथक कर दिया जाता है, जबकि जो समुच्चय निर्माण रूप है उसमें समुच्चय को एक स्टेटमेंट या कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और जो कथन है वो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों हो सकता है। यहाँ पे जो आपको हमने एग्जाम्पल लिया है वो कथन जो है वो हमने थ्योरी में लिख रखा है यानी हिंदी में लिख रखा है, और कुछ जगह हम स्टेटमेंट को मोस्टली जगह मैथमेटिकली लिखेंगे। तो जो लिख रखा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है स्टूडेंट, एस सेट एस एक्स सच दैट। अब बहुत से लोग पूछेंगे सर एक्स क्या है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट या एक्स इस प्रकार है। ठीक है, अब मेरे को कोई पूछे भाई एक्स किस प्रकार है, तो वो किस प्रकार है वो आगे देखिए लिखा है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर है। फिर से देखिए किस प्रकार पढ़ेंगे कि एक्स सच दैट, या ऐसे बोल सकते हैं एक्स इस प्रकार है, और किस प्रकार है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है। अब बोला सर आपने बताया नहीं एक्स क्या है। देखिए जो एक्स चर है जरूरी नहीं, पहली बात तो आप एक्स ही ले, यहाँ पे ए बी सी डी स्मॉल लेटर में कुछ भी ले सकते हैं। और जो ये एक्स चर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात जो एक्स है वो सेट एस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स जो है वो सेट एस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब कुछ विशेष समुच्चयों की बात करते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हम लोग जो है प्राकृत संख्याएं उनको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हमें एन लिखा मिले तो इसका मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और पूर्णांकों को आपको पता है, भली भांति पता है कि आप पूर्णांकों को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जेड प्लस लिखा है इसका मतलब धन पूर्णांक है। अगर आपको लिखा हो जेड माइनस ऐसे लिखा हो तो आप ये सोचिए कि जेड माइनस का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, क्यू प्लस का मतलब धन परिमेय संख्याओं का संग्रह, और क्यू माइनस भी लिखा मिल सकता है, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वास्तविक संख्याओं की बात करें तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं को आर प्लस और ऋणात्मक को आर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ सेट्स को बताने का तरीका रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसके एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं, ताकि जो अभी हमने बेसिक पढ़ा वो आपको अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में उतर सके। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं।
देखते हैं स्टूडेंट, हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो गिवन है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके जो हल हैं उसको हमें समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखना है। कक्षा 10 जो है आपने अभी पढ़ा है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 था, उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 बहुपद था और चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण था। चलिए दोनों के अंदर आपने द्विघात बहुपद हो चाहे से द्विघात समीकरण हो, दोनों में ही आपने गुणनखंड बनाना सीखा है। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उदाहरण फर्स्ट, हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 और जो द्विघात समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर के पद को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट जो है -2 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जो है ये कंप्लीट अचर पद और जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसको एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए। लिख दिया। इसके पश्चात जो बीच का पद है इसके आप जो है 2 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल इसके आपको 2 टुकड़े ही करने हैं और इस प्रकार करेंगे कि उनको जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला जो पद है वो प्राप्त हो जाए। सेकंड कंडीशन, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है, प्रोडक्ट जो आया है यानी गुणा करने पे जो हमारे फाइनल रिजल्ट आए ये हमें प्राप्त हो सके। तो देखिए किस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर हम यहां लिख दें प्लस का 2x माइनस एक्स, देन आपका दोनों को जोड़ा तो x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर, 2 के पेयर बना लीजिए तो x प्लस 2 माइनस कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। यदि x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर हो और दूसरा x माइनस 1 बराबर क्या हो? 0, तो यहां से x बराबर -2, यहां से x बराबर 1। ठीक है, हमें समीकरण को रोस्टर रूप में लिखना है तो बिल्कुल लिख देते हैं। ये हमारा सेट S हो गया मान लिया, मंजिला कोष्टक लगाएंगे और जो हल आया उसको अवयव के रूप में लिख देंगे। बिल्कुल यही तो आंसर होगा। सबसे पहले हमने सीखा कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा मंजिला कोष्टक में लिखना है अवयवों को तो मंजिला कोष्टक लगा दिया। अवयव यानी जो हल होगा वो ये 2 हल आए, दोनों को एलिमेंट्स के रूप में लिख दिया और कोमा से पृथक कर दिया। बिल्कुल सिंपल, क्लियर।